नमस्कार दोस्तों, आज के लाल बत्ती के एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कब जाके संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी। ये चर्चा जब होगी तो लग तो ऐसा रहा है कि हमारे देश के ऑपोजिशन को अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से यूएसए के अंदर अब बराक ओबामा को अरेस्ट करने की बातें चल रही हैं। जहां पर पहले डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करने की बातें चल रही थी, अब बराक ओबामा को अरेस्ट करने की बातें चल रही हैं। इसी के साथ साथ खबरों का सिलसिला लेके चलेंगे ईरान तक, जहां पे ईरान जो है अब चाइना पे गुस्सा कर रहा है कि जो आप हमसे कस्में वादे करके गए थे वो आपने निभाए नहीं, जब यूएसए और इजराइल मिलकर हमारे ऊपर गोला बम बारूद गिरा रहे थे। लेकिन अगर हम हमारी पहली खबर की तरफ चलते हैं तो वो ये है कि हमारे देश की संसद के अंदर जो ऑपोजिशन हमेशा से कभी चलने नहीं देना चाहता था, वो अब चाहता है कि क्यों ना ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा की जाए। देखिए, कुछ गलत तो मांग कर नहीं रहे, बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सरकार से कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए कि आपने कोई चीज कैसे प्लान करी, क्या करी, कैसे करा, कब चीजें हुई, क्योंकि फॉरेन एजेंडा प्रोपेगेंडा भी तो रन करना है। लेकिन अगर इस सवाल पर आ जाते हैं कि कब जाके ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी, तो इसका जवाब जो है जेपी नड्डा दे देते हैं। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर एक, सभापति। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। सभापति जी, श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से जेपी नड्डा ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी। डिसाइड चर्चा कब होगी ये लोकसभा के अंदर पीएम या फिर वहां पर बैठे हुए गृह मंत्री या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन तय नहीं करते हैं। लोकसभा के अंदर अगर तय करना है तो स्पीकर करते हैं, राज्यसभा के अंदर करना है तो वो चेयरपर्सन करते हैं। चेयरपर्सन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी, वो डिसाइड करेंगे। स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब, वो डिसाइड करेंगे कि आज इस चीज के ऊपर चर्चा करी जाएगी। जब उसके ऊपर चर्चा करी जाएगी तब देश का ऑपोजिशन चीज के ऊपर बोल सकता है। सरकार इसके ऊपर चर्चा करने के लिए रेडी है, लेकिन नहीं, हमारे देश की ऑपोजिशन को तो यह साबित करना है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो अपनी उपस्थिति को अपनी बुद्धि से साबित नहीं करना है, अपनी ध्वनि से साबित करना है। लगता तो ऐसा है कि इनको ये जितना ज्यादा चिल्लाएंगे, चीखेंगे, जोर से बोलेंगे, उतना ही ज्यादा इनके वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो इनको सुनेंगे, जबकि वो लोग ये नहीं चाहते हैं। कभी भी आप इस देश की संसद को चलते हुए देखेंगे तो आप नॉर्मली तो उसे सुन ही नहीं सकते हैं। बहुत कम होता है कि कुछ ही नेता होते हैं, कभी राहुल गांधी बोल रहे होते हैं तो आप उसे नॉर्मली बैठ के सुन सकते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं तो आप उसे नॉर्मली बैठ के सुन सकते हैं। नहीं तो अगर कोई और नेता कुछ भी बोल रहा होता है तो बीच में बोल रहे नेताओं की ध्वनि इस तरीके से आती है कि आपका दिमाग इरिटेट हो जाता है। आपको लगता है कि मैं संसद देख रहा हूं या फिर दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे जो डिबेट करते हैं वो चीज को सुन रहा हूं। बाकी कभी कभार तो ऐसा लगता है कि जो बच्चे डिबेट करते हैं वो ज्यादा बेटर तरीके से करते होंगे, ना कि हमारे देश के नेता। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा अगर हमारा देश का ऑपोजिशन चाहता है, आज भी जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर उनके द्वारा ध्वनि प्रोड्यूस करी गई, जो नॉइस पॉल्यूशन हुआ, वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे, हर चीज़ के ऊपर बीच में बोलते रहे कि उनको चर्चा करनी है, चर्चा करनी है, चर्चा करनी है। मैंने आपको बता दी कि चर्चा कैसे होगी, लेकिन ये चीज़ को साबित कर देता है कि कहीं ना कहीं क्या कोई हिडन एजेंडा है जो आप किसी फॉरेन प्रोपेगेंडा नैरेटिव को प्रमोट करना चाहते हैं। इतनी क्या ही जल्दी है कि आपको ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ही बात करनी है? क्या देश के अंदर और चीजें नहीं है? बार बार ये चीज क्यों कोट करी जाती है कि देखिए ट्रंप ने 24 बार इस चीज को क्लेम किया कि उन्होंने सीज फायर करवाया। ट्रंप तो कल को कुछ भी क्लेम कर देंगे तो हम कुछ भी मान लेंगे क्या? जब इस देश के फॉरेन मिनिस्टर, जब इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी इस चीज को बोल चुके हैं कि किसी भी फॉरेन पावर की इंटरफेरेंस नहीं थी टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर तो हमने अब तक नहीं करा, ये सिर्फ रुका है, तो उसके अंदर किसी की इंटरफेरेंस नहीं थी। लेकिन इस देश का ऑपोजिशन इस देश की सरकार की बात नहीं मान रहा है, इस देश की जो ऑफिशियल्स है उनकी बात नहीं मान रहा है, उनको बात माननी है ट्रंप की। वाह,
दूसरी खबर ट्रंप के ऊपर ही है। जब इतनी ही ट्रंप की बात माननी है तो अमेरिका के जो लेफ्ट नेता जिनको ट्रंप अरेस्ट करवाना चाहते हैं, बराक ओबामा, वो भी हमारा देश का ऑपोजिशन सपोर्ट ही कर रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी बताएंगे कि किस तरीके से देश चलना है, किस तरीके से देश नहीं चलना है। क्या इस देश की एक छोटी सी, अगर मैं किसी भी नॉर्मली इंसान को जो करंट अफेयर्स को फॉलो करता है, जो न्यूज़ के अंदर इंटरेस्ट रखता है, जिसको रुचि रहती है दुनिया जगत में क्या चल रहा है, उससे भी अगर मैं पूछूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर केस चल रहा है, जिसको वो रद्द करवा चुके हैं, उनके सपोर्टर्स, अमेरिका की मीडिया, अमेरिका की नॉर्मल जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कीजिए, पब्लिक कीजिए, पब्लिक कीजिए। उस सवालों से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप उलझुल बयान दे रहे हैं। उसके अंदर वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चली गई जंग को, उसके अंदर 5 जेट गिर जाते हैं। किसके गिरे, कैसे गिरे, क्यों गिरे, कुछ नहीं, बस 5 जेट गिर गए। पाकिस्तान खुश हो गया कि देखिए ट्रंप ने बोल दिया इंडिया के 5 जेट गिर गए। मुझे समझ नहीं आया, पहले पाकिस्तान बोल रहा था कि हमने इंडिया के 6 जेट गिरा दिए, ट्रंप के 5 बोलते ये खुश हो गए। ये खुद के स्टैंड पे ही कारगर नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस खुश हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाती है जब भी डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ के ऊपर बयान दे देते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। निफ्ताली बेनेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो इजराइल के पूर्व पीएम है, बेंजामिन नेतन्याहू सबसे कट्टर विरोधी है। वो एक बार इंटरव्यू के अंदर बैठे हुए थे जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, तो उस दौरान इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है। वो इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि हमारी पार्टी किसी भी आइडियोलॉजी से आती हो या फिर देश के अंदर कोई भी नेता किसी भी आइडियोलॉजी से आता हो, हम अभी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे बयान हमें कभी भी देश के विपक्ष से देखने को नहीं मिलते हैं, सुनने को नहीं मिलते हैं। और अगर विपक्ष से कोई व्यक्ति खड़ा होकर ऐसे बयान दे भी देता है जो देश के साथ खड़े होने लायक है, जो देश के लिए खड़े होने लायक है, तो आप देखिए कि देश का विपक्ष ही उसको बॉयकॉट करने में लग जाता है। शशि थरूर जी के साथ क्या हुआ, मनीष तिवारी जी के साथ क्या हुआ, दोनों कांग्रेस से आते हैं, लेकिन किस तरीके से उनका विरोध हुआ जब शशि थरूर ने सच बोलना शुरू करा। जब शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेलीगेशन को लेकर यूएसए पहुंचे, वहां पर कांग्रेस पार्टी नाराज थी, दुखी थी कि शशि थरूर जी को क्यों भेज दिया, राहुल गांधी के करीबी को भेजना चाहिए था। इस देश के अंदर हर चीज को अपोज करना इस देश का ही, मतलब इस देश के ऑपोजिशन का काम बन गया है। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के नाम पे आप सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हाँ आज की दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो यूएसए से आ रही है, जहां पर बराक ओबामा को अरेस्ट करने की बातें चल रही हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो आ रहा होगा, अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे डाला था, जिसके जरिए वो ये चीज़ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अमेरिका की पुलिस आके बराक ओबामा को अरेस्ट कर लेगी। एक बारी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन अमेरिका की पुलिस द्वारा दबा दी गई थी, कहीं इस वीडियो के अंदर भी बराक ओबामा की गर्दन ना दबा दे। लेकिन अगर हम मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है, तो असल में तुलसी गबार्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, मतलब अमेरिका के अंदर जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, एफबीआई हो गई, सीआईए हो गई, बाकी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो उनकी चीफ जाके तुलसी गबार्ड को रिपोर्ट करते हैं, वो सबसे टॉप पर आती है। तो जो तुलसी गबार्ड है, उन्होंने इस चीज को क्लेम कराया कि जो 2016 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वो इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो वो रशिया के इंटरफेरेंस से आए हैं, वो गलत थे। और बराक ओबामा ने ये जितनी भी सारी चीजें करी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके सारी मशीनरी को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी करके ये सारे बयान वो दे रहे थे, और उन्होंने इस चीज का गलत इस्तेमाल किया था। ये आरोप प्रत्यारोप बराक ओबामा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए जा रहे हैं। मैं इंतजार ही कर रहा था दोस्तों कि इस टर्म के अंदर अब तक बराक ओबामा के ऊपर हमला डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपना सबसे कट्टर विरोधी अगर किसी को मानते हैं तो वो जो बाइडेन या फिर कमला हैरिस नहीं है, वो अपना सच में कट्टर विरोधी अगर किसी को मानते हैं, अपना सही में ऑपोजिशन किसी को मानते हैं, अपना विरोधी मानते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बराक ओबामा है। उनको नोबेल पीस प्राइज भी ऐसा नहीं कि सजा के घर पे रखना है, उनको नोबेल पीस प्राइज सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि बराक ओबामा को मिला था। बाकी उनको और कोई रीजन नहीं है नोबेल पीस प्राइज चाहिए। उनके सपोर्टर्स यही कहते हैं कि अगर बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप को तो मिलना ही चाहिए। ये स्तर की पॉलिटिक्स जो है यूएसए में खेली जा रही है, और मुझे आज तक समझ नहीं जाता कि यूएसए कैसे डेमोक्रेसी की बातें कर लेता है। लेकिन अगर आज की हम तीसरी और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो ईरान से आ रही है। और ईरान से ये खबर आ रही है कि ईरान का जो स्टेट मीडिया है वो इस चीज को बोल रहा है कि ईरान के लोग नाराज हैं, ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन नाराज है, सरकार नाराज है कि जो चाइना ने कस्में वादे हमसे किए थे वो निभाए नहीं। और यूएसए और इजराइल आके जब हमारे ऊपर बम गिरा रहे थे तो चाइना को आकर हमारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो मदद नहीं कर रहा था। शायद अब ईरान को ये चीज़ बहुत जल्दी समझ आ गई कि जो चाइना का चूर्ण वो खाने के बाद इस्तेमाल कर रहे थे और लग रहा था कि खाना पच जाएगा। असल में खाना पचना तो बहुत दूर की बात है, आपके अंदर की जो पाचन शक्ति है ना वो कमजोर और हो रही थी, क्योंकि चाइना वहां पर आपको लोन देने के लिए है कि अब लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। चाइना कभी भी किसी दो जनों की जंग के बीच में नहीं आएगा, अपने वॉरशिप्स को नहीं उतारेगा, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नहीं भेजेगा, अपने फाइटर जेट्स को नहीं भेजेगा, अपनी मिसाइलें नहीं छोड़ेगा अपनी तरफ से। चाइना ये सब काम नहीं करने वाला है। पाकिस्तान को पता है ये सब चीजें। आप खुद सोचिए ना कि पाकिस्तान के अंदर 90 to 95% लगभग जितने भी वेपन्स है वो चाइनीज है।
कुछ हद मार के यूएसए के वेपन्स हैं, लेकिन फिर भी आसिम मुनीर अब तक जैसे ही वो फील्ड मार्शल बनते हैं तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप से मिलने चले जाते हैं। आपने अब तक आसिम मुनीर को शी जिनपिंग के साथ खड़े होते हुए देखा? भले मिल लिए होंगे, लेकिन क्या वर्ल्ड लेवल पे ये चीज पोर्ट्रे आउट करी गई कि देखिए शी जिनपिंग से मिलने गए, शी जिनपिंग से मिलने गए? नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने चले गए, लंच पे चले गए, क्योंकि पता है कि कल को जब हिंदुस्तान मारने आएगा तो प्रोटेक्शन के लिए चाइना कुछ नहीं करने वाला। हद मार के क्या कर लेगा कि जो विदेशी जो मीडिया हाउसेज है वहां पर बैठे उसके पत्रकारों को वो फोन कर देगा, मैसेज कर देगा, एक टूल किट बना देगा कि लिखिए, आर्टिकल लिखिए, पाकिस्तान का नैरेटिव पुश करिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को जीत के क्या ही मिल जाएगा जब ग्राउंड लेवल पे आप वॉर को हार रहे हैं? किसको क्या मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आप जीत रहे नहीं जीत रहे? अंततः आपके सोल्जर्स मर रहे हैं, आपकी मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपके वहां पर जनता जो है वहां पर एक डर का माहौल है कि कभी भी आके मिसाइल गिर सकती है और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई वहां पर नहीं खड़ा हुआ है। और चाइना का माल तो कितना ही चला था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, वो हमने बहुत ही बेहतर तरीके से देख लिया था। तो ईरान की मीडिया को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई कि जो चाइनीज जुमला है, जो चाइनीज प्रोमिसेस है, ये कभी भी नहीं टिकने वाले, क्योंकि चाइना की माल की तरह ही है कि भाई कभी किसी के साथ नहीं चलने वाले। चाइना को सिर्फ और सिर्फ खुद की पड़ी है, वो खुद की ही सोचेगा, वो खुद के लिए ही काम करेगा और वो खुद के लिए ही सारे काम करता है। उसको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आप लोन ले लीजिए चाइना से, फिर आपको वो डेट ट्रैप में फंसा लेगा, फिर आपकी यहाँ की जमीन ले लेगा, वो भी वो खुद के लिए ही कर रहा है। लोन भी अगर आपको लग रहा हो ना कि आपके देश के अंदर वो तरक्की चाहता है, ऐसा नहीं है। लोन देगा, लोन भी खुद का पैसा देगा, फिर खुद की कंपनी ही वहां पर अपॉइंट करेगा, वही पैसा खुद की कंपनी को मिल जाएगा, फिर वही कंपनी वापस चाइना में पैसा भेज देगी। मतलब जो पैसा दिया वो भी चाइना में आ गया। फिर आप लोन भी रीपे नहीं कर पाएंगे तो वो जो बिल्डिंग बनाई गई है उसको लीज पे ले लेगा, या फिर उस देश के अंदर कोई और जमीन या फिर पोर्ट जहां पर उसने वो चीज बनाई है तो उसको लीज पे ले लेगा। लीज पे ले लेगा तो उसको अपने स्ट्रैटेजिक रूप के लिए, मिलिट्री रूप के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। चाइना खुद के लिए खुद की चीजें कर रहा है। जितनी जल्दी लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी, और अभी ये दो प्राइम एग्जांपल्स है, पाकिस्तान और ईरान। अफ्रीका के नेशंस को भी ये चीज़ समझ आ रही है जो चाइना से डेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ अमेरिका के अंदर भी ये चीज़ समझ आ रही है। यूरोप और अमेरिका को तो कुछ बोलना ही बेकार है, क्योंकि वो तो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है ना। वो तो चाइना के विरोध में खड़े हुए हैं, शी जिनपिंग के विरोध में खड़े हुए हैं। दिखता है वो कितना विरोध है, लेकिन पूरी दुनिया को ये चीज़ दिख रही है। बाकी आप लोगों की इन तमाम 3 खबरों के ऊपर क्या राय है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।